नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। जब कभी भी थोड़ा सा लगने लगता है कि भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध अब कुछ बेहतरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली कुछ ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं, या फिर यूं कहिए कि इस प्रकार की शब्द मिसाइल या फिर शब्द बाढ़ छोड़ देते हैं कि फिर इंसान सुनने से बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि इन्हें आखिर ये सब जानकारी मिलती कहाँ से है। और जिसे कहते हैं कि अंग्रेजी में सुनने वाला व्यक्ति बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। अभी 2-3 दिन पहले ही 21 जून को पूरे विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय दिन बनाने का प्रस्ताव मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखा था। 2014 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी और फिर 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर इंटरनेशनल योगा डे जिसे कहते हैं मनाया गया पहली बार। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का कहना है कि योग या योगा की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय प्राचीन काल में जब योग की शुरुआत हुई थी, इसकी नींव डली थी, तब तो एक अलग देश के तौर पर भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था, ये तो बहुत सारे टुकड़ों में बटा था। फिर उन्होंने ये कहा कि चूंकि नेपाल योगा को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रिकग्निशन दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाया और इसलिए योग को लेकर, योग की उत्पत्ति में जो नेपाल की भूमिका है उसको लेकर उसे कोई क्रेडिट नहीं मिल पाया। तो ये बेहद सनसनीखेज बयान नेपाल के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का। नेपाल में जल्द ही इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं, तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के केपी ओली इस समय सिर्फ एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है। योग दिवस के अगले ही दिन यानी 22 तारीख को बाबा रामदेव ने भारत में जो योग की शुरुआत हुई उसे लेकर ट्वीट किया। और यहाँ हालांकि उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र नहीं किया और ना ही केपी ओली का नाम लिया, लेकिन ये संकेत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस ट्वीट के द्वारा उन्होंने उनकी इस बेतुकी बयानबाजी को काटा, जिसमें ये कहा गया था कि जो योग है उसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई, नेपाल में हुई। बाबा रामदेव ने एक चित्र के साथ ट्वीट किया कि किस प्रकार से, और मैं उनके ट्वीट से पढ़ रही हूं कि भारत में योग की जड़ों का प्रमाण, बालथल में योगी का योग व ध्यान की मुद्रा का कंकाल मिला। इस कंकाल की पहली उंगली और अंगूठा ध्यान मुद्रा में है और यह कंकाल कम से कम लगभग 2700 वर्ष पुराना माना जाता है। और फिर आगे बाबा रामदेव ने इससे जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी भी दी कि किस प्रकार 1960 के दशक में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान यह कंकाल जो है वो पाया गया। अब वापस आते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की तरफ। तो ये पहली बार नहीं है कि भारत के संदर्भ में, खासकर कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के इतिहास बोध के संदर्भ में नेपाल के प्रधानमंत्री इस प्रकार की विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। खासकर कि पिछले वर्ष उन्होंने भगवान श्री राम के जन्मस्थल के बारे में इस प्रकार का बयान दिया था कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। अब ओली इस प्रकार की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, चाहे वो श्री राम के जन्मस्थल के संदर्भ में हो या फिर योगा की जो ओरिजिन्स है उसके संदर्भ में, इसके पीछे बहुत सी वजह है और इन सभी वजहों के तार नेपाल में जो इस समय राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है उससे जुड़े हुए हैं। ओली की सरकार पिछले काफी समय से खतरे में, और यही एक वजह है कि इस समय जो है नए सिरे से चुनाव होने वाले हैं, यहाँ तक स्थिति पहुंच गई और वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री से, नेपाल के प्रधानमंत्री से वो एक केयरटेकर प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। उनकी जो सरकार की जो परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं रही है, नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जिस प्रकार से कोरोना वायरस क्राइसिस को भी ओली सरकार हैंडल नहीं कर पाई सक्षमता से, और कोरोना वायरस का जो कहर है, जो कोरोना वायरस की क्राइसिस दिन ब दिन गहराती जा रही है नेपाल में। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो नेपाल है एक प्रकार से आर्थिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी ड्रैगन की कॉलोनी मात्र बनता जा रहे थे। बहुत सारे इश्यूज है जिससे जाहिर सी बात है कि जो नेपाल के लोग हैं, वहाँ की जनता है, जो लोग वोट करते हैं, वो ओली सरकार से खुश नहीं है। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो ओली सरकार के विरुद्ध जा रहा है काफी समय से। और इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए पिछले वर्ष दिसंबर में नेपाल की राष्ट्रपति ने वहां की पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी थी और नए सिरे से चुनाव कराए जाने का फैसला हुआ था। लेकिन फिर कोरोना वायरस की जो स्थिति है समय नेपाल में, उसको देखते हुए फिलहाल एक
इस वर्ष एक केयर टेकर गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी गई है, यानी ओली ही प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे जब तक नए चुनाव ना हो, और साल के अंत तक नवंबर या फिर दिसंबर 2021 तक ये नए चुनाव होने की उम्मीद है। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक आई में बने रहने के लिए और चुनाव में नेपाल की जनता का सपोर्ट पाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली लगातार मुद्दे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने अपने नेतृत्व में नेपाल को जिस स्थिति पर पहुंचा दिया उससे पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो गया है। अब कोई ठोस मुद्दा तो उनके पास बचा नहीं, इसलिए इस प्रकार की सनसनीखेज बयानबाजी कर वह नेपाली लोगों के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को इनकैश करना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी से इस प्रकार की बातें कहेंगे कि योग तो दुनिया को हमने दिया है, भारत ने नहीं, और एक नेपाल के नागरिक से अगर आप इस प्रकार की बातें कहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप राजनीति की इस लड़ाई में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक विरासत के इस मुद्दे को एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये एक जाहिर सी बात है, और ये जो है ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य, एक साइकोलॉजिकल बात है कि हर इंसान के जहन में एक थोड़ी सी नकारात्मकता होती है, जो कि, और ये जो नकारात्मक पहलू हमारे जहन में बैठा रहता है साइकोलॉजी में, ये हमेशा हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते रहते हैं, चाहे वो पर्सनल स्फीयर में हो या फिर पब्लिक स्फीयर में हो। पर्सनल स्फीयर में जैसे हम अपनी तुलना करते रहते हैं कि क्या वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, क्या वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, क्या वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, अच्छी है। तो ये जो पर्सनल स्फीयर में हमारा जो तुलनात्मक रवैया, ये एक नेगेटिव रवैया, और फिर यही जो है पब्लिक स्फीयर में भी ये रवैया जो है वो पब्लिक स्फीयर में भी यही रवैया फिर सामने आता है, और इस प्रकार से हम अपनी देश की तुलना दूसरे देशों से करते रहते हैं, क्या मेरा देश उस देश से ज़्यादा अच्छा है, फिर ज़्यादा बुरा है। तो इसी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में जो कभी कभी नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, इस प्रकार की बयानबाजी करके, जिसमें वो भारत और नेपाल को एक प्रकार से एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के विरुद्ध पिट कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, और जो सामूहिक सांस्कृतिक विरासत है उसको निशाना बना के पिट कर रहे हैं, और नेपाल के लोगों में एक प्रकार का एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी भड़का रहे हैं। अब यहाँ जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़काने की बात आती है, तो यहाँ चीन की नकारात्मक भूमिका सामने आ जाती है। चीन ने जिस तेजी से पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की राजनीति में अपनी आंतरिक दखल अंदाजी बढ़ाई है, और आर्थिक तौर पर भी नेपाल को अपने ऊपर आश्रित कर लिया है। उसकी जो वन बेल्ट एंड वन रोड परियोजना है चीन की, उसके अंतर्गत नेपाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इस पर भी हमने पिछले वर्ष एक रिपोर्ट की थी कि किस प्रकार वहाँ के ये जो प्रधानमंत्री केपी ओली है, इन पर करप्शन के भी चार्जेस हैं बहुत सारे चीन के संदर्भ में, मतलब ड्रैगन से पैसा लेने को लेकर चार्जेस। और फिर नेपाल के चीनी राजदूत हो यंकी ने जिस प्रकार नेपाल में चीनी कूटनीति की बिसात बिछाई है, तो केपी ओली वहाँ के जो प्रधानमंत्री इस सब की इन्फ्लुएंस में रहे। तो अगर हम इन सब इक्वेशंस को देखें तो हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि इस प्रकार की बयानबाजी किससे इन्फ्लुएंस हो रही है वहाँ के प्रधानमंत्री की, और क्यों आ रही है। भारत की तरफ से औपचारिक तौर पर केपी ओली के स्टेटमेंट का कोई रिफ्यूट नहीं आया, और मेरे ख्याल से आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत इस सबसे बहुत ऊपर है। नेपाल के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बेहद बचकाना और एक प्रकार से हास्यास्पद है, और नेपाल में भी शायद ही कोई इस स्टेटमेंट को गंभीरता से लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को औपचारिक तौर पर रिएक्ट करने की कोई जरूरत है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि खासकर योग को लेकर सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की एजेंडेबाजी चल रही है, योग को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर रिकग्निशन दिलवाया, और चूंकि लोगों को मोदी सरकार से नफरत है, तो जब से योग जो है वो मोदी सरकार से एसोसिएट हो गया, तो वो योग को भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो मोदी सरकार के खिलाफ लोगों की नफरत है, वो फिर नफरत वो अपने देश के लिए नफरत और सांस्कृतिक विरासत के लिए नफरत की भावना में बदल जाती है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब योग जो है वो विश्व भर में योगा था, अभी भी है, उसको सिर्फ अंग्रेज करते थे, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज करते थे और इसके फायदों पर बोलते थे, तब इन्हीं लोगों को योगा बहुत ही प्रोग्रेसिव और कूल लगता था। लेकिन जैसे ही पैकेजिंग बदल गई, चीज वही है, पैकेजिंग बदल गई, योगा से योग बन गया, भारतीय संस्कृति से, हमारे इतिहास बोध से इसे जोड़ा गया, तो वैसे लोगों की आंखों में खटकने लगा, और ये सब उन्हें स्टेट प्रोपोगंडा न जाने क्या क्या दिखने लगा योग में। नेपाल के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट तो फिर भी कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो भारत के लोग यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को कुल्हाड़ी लेकर काटने में लगे हैं, ऐसे लोगों से ज्यादा सावधान रहना होगा। और योग का इतिहास तो इतना समृद्ध है, इस पर शायद एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है, मैं कोशिश भी करूंगी ऐसा वीडियो बनाने की।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।